मिस्टर रतन टाटा। अगर इंडिपेंडेंस के बाद रियल सेंस में इंडिया को किसी ने आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाया तो नो डाउट वो टाटा ही है। आज पूरे इंडिया में 334 बिलियनर्स है और 116 यूनिकॉर्न कंपनीज है, लेकिन आज के बिजनेस टाइकून्स को देख के ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि शायद ही इंडिया को कभी भी रतन टाटा के जैसा कोई और बिजनेस टाइकून मिलेगा। हर साल नए बिलियनियर्स आएंगे जाएंगे, नए कंपनीज यूनिकॉर्न्स बनेगी टूटेगी, लेकिन रतन टाटा जैसे लीडर सदियों में कभी एक ही आता है। अगर पैसा कमाना टारगेट होता तो वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उनका फोकस कभी भी पैसा कमाना नहीं था। आप ये सोचते होंगे कि रतन टाटा कभी टॉप 10 अमीरों के लिस्ट में क्यों नहीं आता, और मैं अगर आपसे पूछूं कि रतन टाटा का नेट वर्थ क्या है, शायद आपको वो भी नहीं पता होगा, लेकिन टाटा का फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन सबको पता है। एक काम करना, वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और 2 सेकंड के लिए सोचिए कि रतन टाटा का नेटवर्थ कितना हो सकता है और रतन टाटा का जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए अमीरों के लिस्ट में। आंसर है सिर्फ $1 बिलियन और उसके साथ 350th पोजीशन इन द टॉप रिचेस्ट लिस्ट। लेकिन अमीरों के लिस्ट में कहीं भी हो, नेशन बिल्डिंग पर तो हमेशा से टॉप पर ही आता है टाटा का नाम, क्योंकि टाटा सिर्फ एक फैमिली के द्वारा या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा चलाया गया एक कंपनी नहीं है। टाटा एक लेगेसी का नाम है और इस लेगेसी का शुरुआत हुआ था आज से 150 साल पहले एक इंसान के साथ, 1877, और वो भारत आज का भारत नहीं था और हर तरफ गुलामी छाया हुआ था। ब्रिटिश राज जोरों शोरों से चल रहा था और हर देशवासी के दिल में एक आजादी का चिंगारी जलना शुरू हो चुका था। तब गुलामी से उठकर एक इंसान इंडिया को सिर्फ आजाद या इंडिपेंडेंट देश बनाने का ही नहीं बल्कि एक सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर देश बनाने का प्लान सोचने लगा, और जिनका नाम था भारत रत्न मिस्टर जमशेदजी टाटा, जिनको अक्सर द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। इन्होंने एक्चुअल में हमें सिखाया था बिजनेस करने का सही तरीका क्या है, जिससे खुद का और देश का दोनों का एक साथ विकास हो सके। और इस राह पे चलते हुए जमशेदजी टाटा का पहला कदम था कॉटन बेचने से आगे बढ़ के एक कॉटन प्रोडक्शन मिल स्टार्ट करना इंडिया में, जहां इंडियन लोग इंडियन इक्विपमेंट के साथ कॉटन बनाएगा जो कि इंग्लैंड को बेचा जाएगा। ये इंसान इतना बड़ा विजनरी था कि जब एक आम भारतीय इंसान सिर्फ आज़ादी के बारे में सोच रहा था, ये उससे 2 कदम आगे की सोचा, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि सिर्फ आज़ादी मिलना ही इनफ नहीं होगा। एक देश को चलाने के लिए उस देश को खाना, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, एयरलाइंस, हर उस सेक्टर में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, तभी एक देश स्मूथली रन कर सकता है आगे चल के। और जमशेदजी टाटा का जो ये सोच था, इसके पीछे एक और इंडियन लेजेंड का भी हाथ है। यहाँ मैं एक बहुत ही अनयूजुअल फ्रेंडशिप के बारे में बात करना चाहूंगा जो बहुत कम लोगों को पता है अभी तक, मिस्टर जमशेदजी टाटा और एक इंडियन साधु के बीच। जापान के योकोहामा शहर से निकला हुआ एक जहाज में टाटा के साथ एक साधु का दोस्ती हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि भले ही उन दोनों का पेशा अलग था, उन दोनों का रास्ता अलग था, लेकिन उन दोनों का जो टारगेट था वो सेम था, पूरे दुनिया के सामने इंडिया को बुलंदियों पर लेके जाना। एक ने बिजनेस को अपना हथियार चुना तो दूसरे ने स्पिरिचुअलिटी को सहारा लेके इंडियन यूथ को सही रास्ता दिखाने का काम किया, और वो साधु और कोई नहीं बल्कि खुद स्वामी विवेकानंद था। पूरे दुनिया के सामने हिंदू धर्म को प्रचार करने के लिए निकले हुए थे तब। 60 दिन लंबी उस जर्नी के दौरान मिस्टर जमशेदजी टाटा ने अपने स्टील प्लांट खोलने के सपने के बारे में बताया कि कैसे वो इंडिया को एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना चाहता है इससे, लेकिन उसके लिए मिस्टर टाटा को चाहिए था टेक्नोलॉजी और स्किल्ड इंजीनियर्स, जो कि दोनों इंडिया में तब तक अवेलेबल नहीं था। तो स्वामी जी ने इसका जवाब देते हुए टाटा से पूछा कि कैसा होता अगर हम पश्चिम के जो टेक्नोलॉजी और साइंस है उसको इंडिया के वैल्यूज और कल्चर्स, अगर ये दोनों मिला के स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा सके हमारे ही देश में एक छत के नीचे। और उसी जर्नी के दौरान मिस्टर टाटा को ख्याल आया इंडिया में एक नेक्स्ट लेवल साइंस एंड रिसर्च के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का, और आगे चल के उसी आइडिया को वास्तविक रूप देते हुए 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्थापना हुआ बेंगलोर में, जो कि अभी भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जिस इंस्टीट्यूट से विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा जैसे स्कॉलर्स अपना पढ़ाई किए थे, सीवी रमन जैसे नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट के सानिध्य में आकर, जो आगे चल के इंडिया को एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनाया। और ये इंस्टीट्यूट स्थापना की कहानी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
उस मुलाकात के 5 साल बाद मिस्टर जमशेदजी टाटा ने इस आइडिया पे फाइनली काम स्टार्ट किया, लेकिन उनको फंड्स की बहुत कमी थी। तो तब उनको याद आया कि क्यों ना स्वामी विवेकानंद से मदद मांगी जाए। हाँ, एक साधु से, जिनके पास खाने पीने के लिए खुद के पास इनफ पैसे नहीं थे। देखिए, मिस्टर जमशेदजी टाटा उनसे मदद मांग रहे हैं और स्वामी विवेकानंद को इसका इंपॉर्टेंस समझाते हुए एक लेटर लिखा। मैं इस लेटर को यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको पॉज करके पढ़िएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और फिर रामकृष्ण मिशन के पैम्पलेट के द्वारा पूरे इंडिया में खबर फैला दिया जाता है कि मिस्टर जमशेदजी टाटा एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं जो पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को टक्कर देने वाला है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में। लेकिन दुख की बात है कि मिस्टर जमशेदजी टाटा कभी अपने आंखों से ये प्रोजेक्ट बनते हुए देख नहीं पाए। वो चल बसे, लेकिन 1909 में IISc बेंगलुरु का काम पूरा हुआ और फाइनली इसमें पढ़ाई स्टार्ट हुआ। और याद है, उस जर्नी के दौरान मिस्टर टाटा ने एक स्टील प्लांट बनाने का इच्छा जताया था। यस, 1907 में वो इच्छा भी पूरा करता है दोराबजी टाटा ने। और 1910 आते आते उसमें स्टील प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था और उस एक प्लांट ने वर्ल्ड वॉर 1 में पूरा ब्रिटेन का स्टील सप्लाई मैनेज किया। इंग्लैंड ने ये बात बाद में जाके एक्नॉलेज भी करा था कि टाटा स्टील सेव्ड अस। और जमशेदजी टाटा का जो आखिरी सपना था वो था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना इंडिया में। 1910 में दोराबजी टाटा ने वो सपना भी पूरा किया। लगभग 7,000 से भी ज्यादा वर्कर्स को लगा के आर्टिफिशियली डैम, रिवर, पॉन्ड सब कुछ बनवाया गया और फाइनली 1911 में बिजली प्रोड्यूस किया। और ये वही कंपनी की शुरुआत थी आज जिसको हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। टाटा पावर इंडिया का सबसे बड़ा पावर जनरेशन कंपनी है जिसका 30% से भी ज्यादा पावर क्लीन एनर्जी से प्रोड्यूस होता है। 1932 में टाटा एविएशन के नाम से पहला एरोप्लेन सर्विस स्टार्ट किया इंडिया में और जो आज एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये वही कंपनी था और इंडिया का सबसे पहला कंपनी था एविएशन इंडस्ट्री में। और फिर 1939 आते आते दोराबजी टाटा का उम्र हो गया था और वक्त था एक नया जोशीला मेंबर उसका चेयरमैन बना, जो रतन टाटा का पर्सनल मेंटोर भी रह चुका है, जिन्होंने आते ही इंपॉर्टेंट जितना भी केमिकल्स है उसको इंपोर्ट किए बगैर इंडिया में बनाने के लिए एक केमिकल फैक्ट्री डाला जो आज टाटा केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। और 1945 में टाटा ने रेलवे सेक्टर में एंटर किया टाटा मोटर्स के नाम से और टाटा ने अपना पहला लोकोमोटिव इंजन यानी ट्रेन बनाया एज अ प्राइवेट कंपनी। बढ़ते डिजिटल रिवॉल्यूशन का असर देखते हुए 1968 में इन्होंने TCS का स्थापना किया ताकि इंडियंस इस डिजिटल रिवॉल्यूशन के जमाने में कहीं पीछे ना छूट जाए बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के तुलना में। वही TCS जो आज इंडिया में सारे प्राइवेट कंपनी से ज्यादा और आर्मी, रेल और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडियन यूथ के लिए। और अगर आज के दिन TCS नहीं होता तो इंडिया के एजुकेटेड और स्किल्ड यूथ के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का दिक्कत है वो और भी कई गुना ज्यादा बदतर होता। और खासकर अगर आप एक इंजीनियर हो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं। TCS लगभग 6 लाख से ज्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और ये सच में हैरान कर देने वाली बात है कि बाकी प्राइवेट कंपनीज जैसे रिलायंस, अडानी जो टाटा से नेट वेल्थ के मामले में बहुत ज्यादा ऊपर आता है, उनका अगर एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो टाटा के आसपास भी नहीं आता है। तो अब यहाँ तक आते आते सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था टाटा में, लेकिन फिर आता है नेशनलिज्म का दौर, जब तब की नेहरू गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया अब से एक नेशनलिस्ट अप्रोच को फॉलो करेगा, यानी इंडिया के हर वो बड़े बड़े सेक्टर्स या कंपनीज में सरकार का कंट्रोल होगा। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट से लेकर बैंकिंग तक हर वो सेक्टर जो देश को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है उस सेक्टर में, ताकि किसी भी एक प्राइवेट कंपनी का मोनोपोली ना बन सके। और क्योंकि टाटा एयरलाइंस तब इकलौती ऐसी कंपनी थी जो इंडियन एविएशन सेक्टर में काम कर रही थी और उस सेक्टर में इनका मोनोपोली भी था, इसके चलते जो पहले कभी टाटा एयरलाइंस हुआ करता था उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया मात्र 2.8 करोड़ में और उसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया। डेफिनेटली इससे JRD टाटा का दिल टूट गया। इस चीज के लिए नहीं क्योंकि उनको ज्यादा पैसे चाहिए थे, JRD टाटा का सबसे बड़ा सपना था इस एयरलाइन बिजनेस, क्योंकि वो पेशे से एक पायलट ही था और उनका सबसे बड़ा सपना था टाटा एयरलाइंस को बुलंदियों पर लेके जाना। जैसे रतन टाटा का टाटा मोटर्स के साथ है, वैसा ही सेम JRD टाटा का टाटा एयरलाइंस के साथ था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने उस कंपनी को टेक ओवर तो कर लिया था, लेकिन गवर्नमेंट से वो कंपनी संभाली नहीं जा रही थी क्योंकि उनके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसे में उस वक्त तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पर्सनली JRD टाटा को अप्रोच करता है गवर्नमेंट के अंडर एयर इंडिया को लीड करने के लिए। और पता है
JRD टाटा ने खुशी खुशी वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। यहाँ पे अगर कोई और बिजनेसमैन होता तो शायद इस ऑफर को एक्सेप्ट करता, लेकिन ये कोई और नहीं, टाटा था। और टाटा का हमेशा से अप्रोच सिर्फ खुद की तरक्की नहीं बल्कि देश की तरक्की थी। और सिर्फ टाटा एयरलाइंस ही नहीं, वो वक्त टाटाज के लिए मुश्किलों भरा था। फिर आता है 1969, जब गवर्नमेंट ने फाइनली द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को लागू कर दिया मास लेवल पर सारे प्राइवेट कंपनीज के लिए, जिससे अगेन टाटा को ही सबसे ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। शर्त कुछ ऐसा था कि टाटा को अपने ही हर कंपनीज में टाटा सन्स का यानी टाटा का जो पेरेंट कंपनी था उसका जो शेयर होल्डिंग्स है उसको कम करना पड़ेगा और मार्केट में डाइल्यूट करना पड़ेगा। और सरकार के इस डिसीजन के चलते टाटा कंपनीज के शेयर दूसरों के हाथ में जाने लगा और टाटा के बहुत सारे सब्सिडियरीज का जो परफॉर्मेंस था वो साल दर साल गिरता गया। ऐसे एक कंपनी का कहानी बहुत दिलचस्प है जिसका नाम था नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी नालको। ये सबसे ज्यादा सफर करने वाले एक सब्सिडियरी था। तब के चेयरमैन JRD टाटा के लिए वो वक्त सरदर्दी भरा था। टाइम था कुछ ऐसा डिसीजन लेने का कि ये वापस लॉस से निकल के प्रॉफिट बनाना चालू कर दे, वरना टाटा को ये कंपनी बंद करना पड़ सकता था। फिर तब के चेयरमैन मिस्टर JRD टाटा ने इस सबसे कठिन काम के लिए उस सबसे होनहार और सबसे ज्यादा कैपेबल टाटा फैमिली के उस मेंबर को चुन लिया जिसका नाम था मिस्टर रतन नावाल टाटा। जब रतन टाटा ने कंपनी को एज अ डायरेक्टर इंचार्ज ज्वाइन किया तो उस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 3 करोड़ पे जाके अटका था और उसका जो मार्केट शेयर था वो 20 से 25% से गिरकर सिर्फ 2% पे आके खड़ा हुआ था। उस कंपनी का जो मेन फोकस था वो रेडियोस बनाने पे था। मिस्टर रतन टाटा आते ही उस फोकस को शिफ्ट किया और उसको सैटेलाइट्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की तरफ ढकेल दिया और अपना पहला असाइनमेंट पे अपना जी जान लगाकर मेहनत किया अगले 4 साल तक। फिर जो रिजल्ट आया वो सच में सबको हैरान कर देने वाला था। 1975 आते आते उस 3 करोड़ का रेवेन्यू को बढ़ा के 200 करोड़ तक लेके गया और उस 2% मार्केट शेयर को फिर से एक बार 20% बना दिया। और उस वक्त ये जो 200 करोड़ का अमाउंट था वो टाटा जैसे बड़ी कंपनीज के लिए भी बहुत ज्यादा था। और ये अमाउंट कितनी बड़ी थी आप इस बात से समझ सकते हो अगर तब का सोने का भाव आप कंपेयर करोगे। अभी जो 10 ग्राम सोने का 70,000 की कीमत चल रही है तब वो सिर्फ 540 रुपया था। तो सोचिए, फिर एक के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी सौंप दिया गया रतन टाटा को और रतन टाटा ने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के साथ सबका दिल जीत लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने 1970s में TCS ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही TCS में एक रेनेसांस ले आया। तब तक TCS मेजरली डेटा एंट्री और बुक कीपिंग पे फोकस करता था, लेकिन टाटा को एहसास हुआ कि अब हमें बुक कीपिंग से आगे बढ़कर एडवांस्ड सॉफ्टवेयर सर्विस की तरफ फोकस शिफ्ट करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट रतन टाटा को मिला हुआ था, वो था इम्प्रेस मिल का। याद है मिस्टर जमशेदजी टाटा का जो वो पहला मिल जो नागपुर में स्थापित हुआ था, ये वही इम्प्रेस मिल था। साल भर साल वो घाटे में जाता गया, उसको भी रिवाइव करने का जिम्मेदारी रतन टाटा को मिला और वहां भी उन्होंने एक बार फिर अपनी काबिलियत का परिचय दिया और उसको लॉस से निकालकर प्रॉफिटेबल बना दिया। और जाहिर सी बात है ये मिल टाटा ग्रुप के दिल के बहुत करीब था क्योंकि यही वो पहला बिजनेस था जहां से टाटा की शुरुआत हुई थी। और भी छोटे बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट पे कामयाबी के चलते सबको समझ आ गया था कि टाटा फैमिली का अगर अगला वारिस कोई हो सकता है तो ये रतन टाटा ही है। 1991 आते आते उनको इस कंपनी का ओवरऑल चेयरमैन बना दिया गया और अगले 21 साल तक रतन टाटा ही चेयरमैन रहे। अब ये वो दौर था जब टाटा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया और आते ही सबसे पहले टाटा का जो फोकस था वो था एक मेड इन इंडिया कार लॉन्च करने का, जिसका हर पार्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इंडिया में ही असेंबल किया जाएगा। फिर 1998 में लॉन्च हुआ रतन टाटा का ड्रीम कार इंडिका। इंडिया का इंडी और कार का CA लेके इस गाड़ी को नाम दिया गया। फिर बाद में टाटा नैनो को लॉन्च किया। इंडिका को तो मार्केट से मिक्स्ड रिव्यूज मिले, तो टाटा का एक्सपेक्टेशन मैच नहीं किया, बट काफी हद तक ये गाड़ी सक्सेसफुल था। बट नैनो बुरी तरीके से फेल हो गया इंडियन मार्केट में और वो भी उसके एक गलत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के चलते। उस इंसिडेंट को मिस्टर टाटा एक लेसन की तरह लिया, ये जानने के लिए इंडियन कार कंज्यूमर इंडस्ट्री काम कैसे करती है।
और उस फेलियर को टाटा ने एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर लिया और आज टाटा का सारे सब्सिडियरीज में से वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है टाटा मोटर्स, और जिसमें डेफिनेटली रतन टाटा का उस फेलियर का बहुत बड़ा हाथ है। वो कहते हैं ना कि होनहार लोगों को टफ चैलेंजेस ही पसंद आते हैं। तभी टाटा सर ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि पूरे लाइफ में अगर किसी इंडस्ट्री ने उसको सबसे ज्यादा थ्रिल दिया है, सबसे ज्यादा खुशी दी है, तो अनडाउटेडली वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जब रतन टाटा चेयरमैन बने वो दौर था ग्लोबलाइजेशन का, यानी नेशनलाइजेशन का ठीक उल्टा होने वाला था। तब इंडियन गवर्नमेंट एक कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट जो अप्रोच था उसको छोड़कर एक कैपिटलिस्ट अप्रोच को फॉलो करना चालू किया और पूरे दुनिया के लिए इंडिया ने अपना दरवाजा खोल दिया बिजनेस करने के लिए, क्योंकि अभी बाहर का कोई भी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकता था और अपना बिजनेस सेटअप कर सकता था। तो ये इंडिया का डूबता हुआ इकोनॉमी को तो बचा लिया, बट टाटा ग्रुप को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा विदेशी कंपनियों से। रतन टाटा को समझ आ गया था कि अब टाटा के लिए जो आगे का रास्ता होगा वो चुनौती भरा होने वाला है, और उन्होंने तब बहुत ही ज्यादा चालाकी से काम लिया। उनको पता था कि अभी जीआरडी का बिल्कुल उल्टा अप्रोच फॉलो करने का टाइम आ गया है, यानी जो स्ट्रेटेजी जीआरडी ने नेशनलाइजेशन के टाइम अप्लाई किया था उसका बिल्कुल अपोजिट। रतन टाटा ने टाटा के हर कंपनीज में टाटा सन्स का जो ओनरशिप था वो बढ़ाने लग गया। टाटा सन्स यानी टाटा का जो मेन होल्डिंग कंपनी है। इससे क्या हुआ कि कोई भी बाहर का प्राइवेट कंपनी आके टाटा के पब्लिकली लिस्टेड शेयर्स को खरीद के टाटा का ओनरशिप अपने हाथ में नहीं ले सकता था। ये तरीका टाटा के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ और टाटा ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं देश के बाहर जाके बड़े बड़े कंपनीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा ने दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टी मैन्युफैक्चरर टेटली को एक्वायर किया $12 बिलियन पे। टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर जैसे प्रेस्टिजियस कंपनी को एक्वायर कर लिया $2.3 बिलियन में। और मजे की बात तो ये है कि वो कंपनीज खुद चाहते थे कि टाटा मोटर्स ही उन्हें खरीदे। टाटा स्टील ने कोरस को खरीद लिया और इन सारे एक्विजिशन के चलते टाटा जो कभी एक इंडिया बेस्ड कंपनी हुआ करता था आज एक ग्लोबल कंपनी बन गया। आज टाटा स्टील इंग्लैंड का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है और यूरोप का टॉप 5 स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी में से एक है। टीसीएस आज सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि यूरोप एंड अमेरिका का सबसे बड़े आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाले कंपनीज में से एक है। और अगर आज टाटा का रेवेन्यू शेयर देखा जाए तो 66% रेवेन्यू सिर्फ इंडिया के बाहर से आता है, जो रतन टाटा चेयरमैन बनने से पहले सिर्फ 10% था। सच में हैट्स ऑफ टू मिस्टर रतन टाटा। उनके 21 साल के करियर में एज अ चेयरमैन टाटा का रेवेन्यू को $4 बिलियन से $100 बिलियन पार लेके गया। और ये हो भी क्यों ना, अगर आप इंडिया से हो, टाटा का किसी भी प्रोडक्ट यूज किए बिना आपका डेली रूटीन कंप्लीट करना लगभग नामुमकिन सा है। और आज जब इंडिया के हर छोटे बड़े बिजनेसमैन पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो टाटा इकलौता ऐसा कंपनी है जिसपे आप करप्शन के चार्जेस तो छोड़ दो, जब मोस्ट रिस्पेक्टेड और लव्ड बिजनेसमैन का नाम आता है तो हो सकता है सेकंड पोजीशन के लिए 10 दावेदार होंगे, लेकिन फर्स्ट पोजीशन के लिए एक ही नाम हमेशा टॉप पे आता है, वो है मिस्टर रतन नावाल टाटा का नाम। और ये सब देख के आप रतन टाटा को सिर्फ एक ट्रिमेंडस बिजनेसमैन और एक विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट समझने का गलती मत कर लेना। जितना बड़ा इनका दिमाग है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा इनका दिल है। फिलैंथ्रोपी यानी समाज सेवा के लिए अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, $102 बिलियन। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को भी पीछे छोड़ दिया तो इंडिया क्या पूरे दुनिया में इनके आसपास भी कोई नहीं आता। और जो कि जाहिर सी बात है सारा कंट्रीब्यूशन इनका जो फाउंडिंग फादर है जमशेदजी टाटा के नाम पे रजिस्टर हुआ और वो टाटा का लेगेसी आज तक कंटिन्यू हो रहा है रतन टाटा के थ्रू। रतन टाटा का भी यही मानना है, एक बिजनेस का सोल पर्पस कभी भी अपना प्रॉफिट करना नहीं होना चाहिए बल्कि देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। सुनिए ये इंटरव्यू में रतन टाटा क्या कहते हैं। The Tata family could have become tremendously wealthy, but most of the businesses, whether it was steel, whether it was power, or institutions, were set up as institutions for the country. Personal ownership and personal wealth happened when it happened, but was never the criteria for these companies to be established. क्योंकि आज के जमाने में जब छोटे से छोटे बिजनेस भी प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है या फिर अपना पीआर करवा के प्रमोशंस के जरिए अपने फायदे के अनुसार कोई भी न्यूज को दबाया या ट्रेंडिंग पे लाया जाता है तो रतन टाटा जैसे एथिकल और ऑनेस्ट इंसान का बहुत याद आता है। देखिए रतन टाटा को भारत रत्न मिलेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए।
बट मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन पूछिएगा तो क्या सिर्फ एक भारत रत्न देना ही इनफ है इस इंसान को? क्या हम इससे कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं? रतन टाटा भी डिजर्व नहीं करते कि उनके नाम पे कोई स्टेशन या फिर रोड, कोई प्रेस्टिजियस बिल्डिंग, शहर का नाम रखा जाए? कुछ ऐसा ताकि जिससे फ्यूचर जनरेशंस को पता चले एक इंसान था जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उनके वैल्यूज के बारे में, उनके एथिक्स के बारे में टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि ऐसा भी बिजनेसमैन एग्जिस्ट करता था जो अपने प्रॉफिट का नहीं, देश के हित के बारे में सोचता था हमेशा। हमारी हिस्ट्री बुक्स के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आज के दिन इन एथिकल लीडर्स या फिर बिजनेसमैन के बारे में जानना, क्योंकि आज अगर हमें किसी चीज का जरूरत है इस बेरोजगारी का सामना करने के लिए तो वो रतन टाटा जैसे एथिकल लीडर्स एंड बिजनेसमैन ही है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। माना कि हम रतन टाटा जैसे नहीं बन सकते, लेकिन उनके उसूलों को, उनके एथिक्स को फॉलो जरूर कर सकते हैं और देश को एक थोड़ा सा भी बेहतर फ्यूचर देने के लिए हम अपना कोशिश तो कर सकते हैं ना। और आज मेरा दिल से निकल रहा है कि मैं एक सच में बहुत प्राउड इंडियन हूं, क्योंकि मैं उस देश में जन्मा हूं जहां रतन टाटा सर का जन्म हुआ। मैं रतन टाटा की देश से हूं। How would Ratan Tata like to be remembered? Very quickly, what I said earlier, I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less.